हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, सब पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से? बहुत अच्छे। तो पढ़ाई तो हम भी करेंगे। अब आज इस लेक्चर में करेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया? इससे पहले हमने पढ़ लिया फैराडेज के दोनों लॉज के बारे में। उसमें हमने ये सीख लिया कि क्वांटिटेटिवली हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कैसे ट्रीट करते हैं, कि हम कैसे निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ द मेटल दैट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज इवॉल्व्ड फ्रॉम द एनोड। आज हम करेंगे कंडक्टिविटी के बारे में, बिकॉज किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंडक्शन आयंस की वजह से होती है। तो उन्हीं आयंस की एबिलिटी टू कंडक्ट, यानी कि कंडक्टिविटी हमें निकालनी है क्वांटिटेटिवली। हम ये पता कर लेंगे कि आयन कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, जितनी स्पीड से आयन मूव करेगा उतनी कंडक्टिविटी फास्ट हो जाएगी उसकी। तो वही काम हम आज करने वाले हैं। टॉपिक हमारा आज के लिए क्या है? कंडक्टिविटी। इसको हम सिंबलाइज करते हैं ग्रीक सिंबल कापा के साथ। इसको मैं कापा कहता हूं, KAPPA। कापा क्या है? It is the ability of an ion in the solution to conduct electricity. As simple as that. So ability of an ion to conduct electricity in electrolytic solution. ठीक है, सिंपल है बहुत। ओके, मैथमेटिकली ये रिलेटेड होता है एज 1/ρ, वेयर ρ इज द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट कंडक्टिविटी। ठीक है, बहुत सिंपल था ये। ओके, इसी की तरह एक और टर्म हमारे पास होती है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम कैपिटल G से सिंबलाइज करते हैं। What is the conductance? It is the opposite of resistance. Resistance क्या होता है? It is the opposition to the flow of current. तो अगर resistance oppose करता है तो ये push करता है, ये allow करता है। So it allows the flow of current. ठीक है, तो इट इज मैथमेटिकली इक्वल टू 1/r। ठीक है, तो r इज द रेजिस्टेंस। और अगर मैं इनके यूनिट्स की बात कर लेता हूं यहां पे, अब तो यूनिट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में मैथमेटिकल पार्ट आता है। मैथमेटिकल पार्ट में कैलकुलेशंस आती है और कैलकुलेशंस के लिए यूनिट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो R की यूनिट होती है ओम, तो G की यूनिट होगी 1/ओम। इसको हम ओम इनवर्स कह सकते हैं, ओम इनवर्स, नहीं तो इसको MHO मोह भी कह सकते हैं। इट इज जस्ट स्पेल्ड रिवर्स। ओके, ओम इनवर्स को हम कैपिटल S यानी कि सीमेंस से भी डिस्क्राइब करते हैं। तो हम कैपिटल S भी एज यूनिट ऑफ कंडक्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक सभी को ये दोनों पार्ट समझ में अच्छे से आ गए होंगे। इसे नोट करते हैं, फिर हम इनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। तो चलिए बच्चे, अब जरा कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन देखते हैं क्या होगा। तो रिलेशन बिटवीन कापा एंड का स्पेल गलत हो गया, G मतलब कंडक्टेंस। तो इनके बीच में रिलेशन हम एस्टैब्लिश करेंगे बाय यूजिंग सम फिजिक्स। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं, अगर मेरे पास कोई वायर है जिसकी लेंथ L है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है,
तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट वी नो फ्रॉम फिजिक्स, है कि नहीं? तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है तो रेजिस्टेंस इन प्रोपोर्शनल होता है L by A के, एंड इफ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन we get R is equal to rho L by A, where rho is called resistivity. So क्या है? It is the ability of the substance to show resistance to the current, to the flow of charge. ठीक है? तो बेसिकली दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल, मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है ये। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को इनकी टर्म्स में लिखना चाहूं तो वो क्या है? हम ये जानते हैं G होता है 1 by R और आई कैन से R होता है 1 by G। सिमिलरली रो होता है 1 by kappa। जस्ट लेट पुट द वैल्यूज हियर, तो we get 1 upon G is equal to 1 upon kappa L by A, and if we just rearrange that thing, so kappa becomes equal to G into L upon A, or that has been established. The relation is this one, as you can see. Clear? Okay. अब kappa क्या है? kappa कंडक्टिविटी है। kappa किसकी कंडक्टिविटी है? कंडक्टिविटी है ऑफ आयंस। आयंस किसमें होंगे? आयंस होंगे सॉल्यूशन। G क्या है? G कंडक्टेंस है। किसकी कंडक्टेंस है ये? कंडक्टेंस है ये आयंस की, और आयंस कहां पर होंगे? आयन सॉल्यूशन में होंगे। ठीक है ना? तो L और A क्या होगा? ये L हमारे पास है लेंथ ऑफ कंडक्टिविटी सेल, A क्या है? A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टिविटी सेल। ठीक है? कैसे दिखता है ये? इट इज ए ग्लास ट्यूब, बेसिकली कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है ये। इलेक्ट्रोड्स हमारी प्रेजेंट होती है एट द एंड्स ऑफ द ट्यूब। इलेक्ट्रोड्स हमारी जुड़ी होती है विद द बैटरी। ठीक है? इट इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, इट इज अ नेगेटिव टर्मिनल। तो ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगी, ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारी एनोड कहलाती है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारी कैथोड कहलाती है। तो जितना भी सॉल्यूशन हमारे पास होगा वो सॉल्यूशन इन्हीं दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में होना चाहिए, इस तरफ कुछ भी नहीं होना चाहिए। सारा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड्स के बीच में ही आना चाहिए, ये बात हमें ध्यान रखनी है यहां पे। तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम लेंथ कहेंगे L, और इस ट्यूब का जो एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उससे हम A कहेंगे। समझ गए सब बात ये वाली? वेरी गुड। इसे एक बार नोट करते हैं और फिर ये देखते हैं कि हम इस कंडक्टिविटी सेल का यूज कैसे कर सकते हैं टू फाइंड आउट दी कंडक्टिविटी। क्लियर? नोट कर लेंगे। तो बच्चों अब देखते हैं कि कंडक्टिविटी सेल का यूज करके हम कंडक्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो ये थी हमारे पास कंडक्टिविटी सेल। इलेक्ट्रोड्स हमारे पास प्रेजेंट है, ऑब्वियसली हमारे पास यहां बैटरी होगी, जोड़ देंगे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइट हमारा बीच में प्रेजेंट होगा, ये लेंथ है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो जाएगा। ठीक है? वी नो दैट कापा इज इक्वल टू होता है GL अपॉन A। तो कापा निकालने के लिए हमें सबसे पहले G चाहिए, हमें L चाहिए, A चाहिए। इस L by A को हम एक नाम देते हैं, वी कॉल दैट सेल कांस्टेंट। इसके लिए हम दो तरह के सिंबल यूज कर सकते हैं। एक सिंबल तो G स्टार है जो मोस्टली NCERT अदर बुक्स में यूज होता है, और कभी कभी ये सेल की तरह भी लिखा जाता है। तो सेल कांस्टेंट इस तरह डिफाइन होता है ये। इस सेल कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं हम ये भी सीखेंगे। ठीक है? तो पहले देखते हैं कि हाउ टू फाइंड सेल कांस्टेंट।
ठीक है। बट उससे भी पहले ये देखते हैं हाउ टू फाइंड कंडक्टेंस। क्योंकि कंडक्टेंस निकाले बिना ना हम सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं उसको समझे बिना हम सेल कांस्टेंट नहीं निकाल सकते। तो पहले हम ये करेंगे, ठीक है, फिर हम ये करेंगे। तो पहले 2 करेंगे फिर 1 करेंगे। तो कंडक्टेंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा रेजिस्टेंस को, क्योंकि हम यहां पर फिजिक्स का यूज करने वाले हैं। रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद श्योरली हम कंडक्टेंस तो निकाल ही सकते हैं, लाइक दिस। कैसे, ध्यान दें। रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा व्हीटस्टोन ब्रिज का। So it is a device, it is an experimental apparatus used to measure the unknown resistance. इसका schematic diagram मैं ड्रॉ कर देता हूं जरा एक बार। तो कुछ इस तरह से हम बना देते हैं इसको। यहां पे हमारे पास है कंडक्टिविटी सेल, क्लियर। यहां पे ज्वाइंट है गैल्वेनोमीटर, ये उसकी की हो जाएगी। इसको हम आगे पीछे शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट क्यों करेंगे? हम इसे शिफ्ट करेंगे ताकि हमें एक नल पॉइंट मिल सके। इसे ए कह देते हैं, इसे बी कह देते हैं। नल पॉइंट क्या है? नल पॉइंट वो पॉइंट है जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कब नहीं करता? जब सर्किट में से करंट पास नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो इसको हम कह देते हैं R1 जो कि अननोन है। ये हमारे पास R2 रेजिस्टेंस है, इससे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कह देते हैं। लेट्स से दैट इज R3 एंड दैट इज R4। तो दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम चेंज करेंगे, इस तरह चेंज करेंगे कि हमारा नल पॉइंट क्रिएट हो जाए, ठीक है। ओके, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हमारा करंट यहां से चलेगा और यहां पे वापस एंट्री कर जाएगा। इसे मैं I कह देता हूं करंट को। अब करंट यहां पे स्प्लिट अप हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल सर्किट बन गया। तो इसे I1 कह देते हैं, इसे I2 कह देते हैं। तो यहां पर भी I2 फ्लो करेगा और यहां पे I1 फ्लो करेगा। तो बच्चे अब हम इस की को इस तरह से शिफ्ट करेंगे, एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आएंगे जिसे नल पॉइंट कहा जाता है, और उस नल पॉइंट पे देयर विल बी नो फ्लोइंग ऑफ करंट। तो नो करंट फ्लोज हियर, ठीक है। करंट फ्लो नहीं कर रहा अभी यहाँ पे। अब क्या होगा कि जो पोटेंशियल ड्रॉप बी टर्मिनल पे है वो इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप एट ए टर्मिनल पे। तो दोनों तरफ पोटेंशियल ड्रॉप हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उस समय हमारा सर्किट फ्लो नहीं करेगा, उस समय हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गए। क्योंकि करंट फ्लो तब करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है व्हेन फ्रॉम विदिन टू साइड्स। अगर दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो जाता है, इक्वल पोटेंशियल हो जाता है, तो करंट फ्लो वहां पे नहीं करता है, ठीक है। ओके, यानी कि जो करंट यहां पे आ रहा है और जो करंट यहां पे आ रहा है, दोनों करंट एक ही पोटेंशियल पे आके मिल रहे हैं। और जो करंट यहां से और यहां से जा रहा है वो भी एक पोटेंशियल से होके जा रहे हैं। तो कहने की बात ये है, एट बी टर्मिनल I1 R4 becomes equal to I2 R2, and at A terminal I1 R3 becomes equal to I2 R1, ठीक है, क्योंकि ये दोनों करंट एक ही वोल्टेज पे आके मिल रहे हैं। सो इन दोनों को हम आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो ये बनेगा I1 R3 डिवाइड बाय I1 R4 इज इक्वल टू I2 R1 डिवाइड बाय I2 R2। तो I1 cancel, I2 cancel, and we are left with R3 by R4 is equal to R1 by R2, and on some rearrangement R1 becomes equal to R3 multiply R2 divided by R4. Now what is this R1? This R1 is the resistance of the conductivity cell. समझ गए सब बात ये वाली? वेरी गुड। एंड इस R1 को अगर मैं इन्वर्स कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगी कंडक्टेंस, और इस कंडक्टेंस को हम यहां पुट कर देंगे, क्लियर।
अब हमें रिक्वायरमेंट है L बाय ए की। L बाय ए हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। और साथ ही साथ इसमें हमें कौन सी प्रिकॉशंस बरतनी पड़ेंगी उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चे अब ये देखते हैं कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, और वो मॉडिफिकेशन क्या होंगी, वो क्यों करनी पड़ेगी, जरा वो देख लेते हैं। ये जो बैटरी यहां पे हमने प्रोवाइड करवाई है, दैट इज प्रोड्यूसिंग डीसी करंट। और जब डीसी करंट हमारा कंडक्टिविटी सेल में जाएगा, उसमें जो आयंस होंगे तो वहां पे पोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट पोलराइजेशन हमारा रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टिविटी सेल विल कम आउट टू बी डिफरेंट देन एक्सपेक्टेड। तो यहां पर हम एसी करंट का यूज करेंगे, और उस एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी फ्रॉम 500 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज। एसी करंट का पहली बात हम यूज करेंगे, नो डीसी करंट विल बी यूज्ड, ठीक है। दूसरी बात, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ऑडिबल रेंज में है ह्यूमन के, तो हम गैल्वेनोमीटर की जगह पे ईयरपीस यूज कर सकते हैं या ईयरफोन यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, जैसे ही हम इस फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे, ईयरफोन यूज करेंगे एज इन प्लेस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो जैसे ही करंट चलेगा सर्किट में तो बज की साउंड आएगी। वो बज की साउंड को हमें स्टॉप करना है, मतलब हमें करंट को फ्लो करवाना ही नहीं है, ठीक है। तो बज साउंड विल बी क्रिएटेड when current flows, when AC current flows. ठीक है, समझ गए सब बातें वाली। एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी चाहूंगा मैं यहां पे, डीसी करंट का एक और बैड यूज क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट के साथ सोलवेंट प्रेजेंट है हमारे पास, उस सोलवेंट को ये और फर्दर आयोनाइज कर देता है। तो सोलवेंट भी इंटरफेयर करता है हमारा कंडक्टिविटी में, क्योंकि हमें सिर्फ कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस चाहिए इलेक्ट्रोलाइट की, वाटर की नहीं। तो वाटर की प्रेजेंस होने से, सॉरी, डीसी करंट की प्रेजेंस होने से वाटर भी इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा, एंड दैट विल इंटरफेयर इन द कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इसलिए हम एसी करंट का यूज करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में होती है, ऑडिबल रेंज है ये। तो हम गैल्वेनोमीटर की जगह पे ईयरफोन यूज कर सकते हैं, बज साउंड क्रिएट होगी, हमें इस बज साउंड को स्टॉप करना है। तो बज साउंड को स्टॉप करने का मतलब है नो करंट फ्लोज। ठीक है, तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस है जो हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज में कर सकते हैं टू फाइंड कंडक्टिविटी ऑफ दिस सेल। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, अब बात करते हैं कि हम कंडक्टिविटी सेल की हेल्प से सेल कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट का, एंड वो हमारे पास होता है KCl। ठीक है, तो KCl की एक नॉन कंसंट्रेशन हम लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसमें हमें कंडक्टिविटी भी नॉन होगी, क्लियर। हमें KCl की कंसंट्रेशन भी पता है, हमें इसकी कंडक्टिविटी भी पता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम कंडक्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने अभी प्रोसीजर किया। तो हमारे पास कापा आ गया, हमारे पास G आ गया। ऑब्वियसली बात है, हम G स्टार को फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कापा होता है GL/A और L/A होता है G स्टार, तो G स्टार विल बिकम कापा डिवाइडेड बाय G। So by that method we can determine the cell constant.
अब उस सेल कांस्टेंट में से हम KCl को रिमूव कर देंगे, बाहर निकाल देंगे और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे, तो उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए अब हमें सेल कांस्टेंट पता है। ठीक है, कंडक्टेंस हम निकाल लेंगे बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज एंड देन वी कैन श्योरली फाइंड द कंडक्टिविटी। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मैंने अब KCl की जगह Zn सल्फेट फिल कर दिया है कंडक्टिविटी सेल में। ठीक है, तो हमें उसका सेल कांस्टेंट तो पता ही है, जो कि हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। हम G भी पता कर लेंगे। कैसे पता कर लेंगे? बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। And then we can surely find conductivity. So like that we can find conductivity of any electrolyte. ठीक है, clear to all? Very good. अब जरा एक बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ कापा के बारे में। G तो पता है हमें क्या होता है, सीमेंस, और इसको मैं ओम इनवर्स भी कह सकता हूं। L को मैं सेंटीमीटर में ले लेता हूं, एरिया को मैं ले लेता हूं सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ऑब्वियस सी बात है कापा की यूनिट हमारे पास बनेगी SCM इनवर्स। और अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करता हूं, दैट विल बिकम SM इनवर्स। दिस इज इन SI यूनिट, दिस इज इन CGS यूनिट। क्लियर सभी को? नोट कर लेंगे। तो चलिए क्लास एक बार हम कंडक्टिविटी को इलेक्ट्रोलाइट के टर्म्स में भी डिफाइन कर देते हैं। तो कंडक्टिविटी यानी कि कापा, इसे हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के टर्म्स में। तो आई हैव ए क्यूब, जिसे मैं शेड कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रोड होंगी। सो दे विल बी कनेक्टेड विद द बैटरी। तो पॉजिटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, इसी के अंदर हमारा कंप्लीटली फिल होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये हमारा प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्लियर? अब वी नीड टू डिफाइन सम मोर टर्म्स। इस क्यूब की साइज जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम जो इस कंप्लीट क्यूब का है दैट इज 1 cm क्यूब, और इसे मैं कहता हूं यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? इस यूनिट वॉल्यूम में मान लेते हैं n नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन दिस आर n। क्लियर? तो कापा क्या है? कापा इज द conductivity of all the ions, or I will say conductance of all the ions, that is N, present in 1 centimeter cube of the electrolytic cell. समझ गए सब बातें वाली? और in other words I can say that kappa is equal to N by V, where N is number of ions and V is the unit volume। मतलब 1 cm क्यूब का हमारे पास वॉल्यूम होगा वहां पे। समझ गए सब बातें वाली? पक्का ना? वेरी गुड। मैं रिपीट कर देता हूं, कापा क्या है? इट इज द कंडक्टेंस, लेट मी राइट हियर, इट इज द कंडक्टेंस of all the ions present in unit volume of conductivity cell। This is your kappa in terms of electrolytic solution or conductivity cell। Is it clear to you? Very good। नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे, अब जरा एक बार हम बात करते हैं अबाउट मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि हमने अभी जब कंडक्टिविटी पढ़ी उसमें हमने नंबर ऑफ आयंस को डिफाइन नहीं किया था कि कितने आयंस हमारे पास प्रेजेंट हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आयंस को डिफाइन कर देता हूं जो 1 मोल होंगे, तो उन 1 मोल आयंस से जो कंडक्टेंस क्रिएट होगी
उसे हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो चलिए एक बार से डिफाइन करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि हाउ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी रिलेटेड टू ईच अदर। चलिए ओके, तो क्या है? इट इज द कंडक्टेंस created by 1 mole of ions present in V centimeter cube of conductivity cell in which electrodes are unit distance apart. ओके, तो ये हुआ डेफिनेशन वाइज व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक कंडक्टिविटी सेल है लाइक दिस। टू मेक इट मोर सिंपल, मैं इसे क्यूबॉइड की तरह बना रहा हूं। तो ये हमारी इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, इसे हम जोड़ देते हैं विद दी बैटरी। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा 1 सेंटीमीटर है, बट जो टोटल वॉल्यूम है इस क्यूब का वो है V सेंटीमीटर क्यूब। इस कंटेनर में मेरे पास प्रेजेंट है 1 मोल आयंस। क्लियर? तो ये हुआ स्कीमेटिक डायग्राम। अब इसमें हम ये चेक करेंगे कि कापा और मोलर कंडक्टिविटी किस तरह रिलेटेड है, और उसका सिंबल क्या है? लैम्डा MC। दिस इज कॉल्ड कैपिटल लैम्डा। लैम्डा दो तरह का होता है, एक स्मॉल लैम्डा, एक कैपिटल लैम्डा। जस्ट लाइक इन इंग्लिश वी हैव स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। ओके, तो कापा क्या है? कापा हमने डिफाइन किया था नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 cm क्यूब कंटेनर, एंड लैम्डा MC हम डिफाइन करते हैं 1 मोल आयंस होने चाहिए इन एनी कंटेनर या एनी वॉल्यूम कंटेनर। लेट्स से द वॉल्यूम इज V cm क्यूब। समझ गए सब बात ये वाली? तो हम इसी डायग्राम से इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे। ओके, तो इन V cm क्यूब मैं एक स्मॉल क्यूब बना देता हूं ऑफ 1 cm। लेट्स से ये जिसको मैं अब शेड कर रहा हूं, दिस थिंग हैज बिकम द क्यूब। ठीक है? ओके, so this is the cube which has a volume of 1 cm cube. इसमें मेरे पास प्रेजेंट है n नंबर ऑफ आयंस। अब क्योंकि मैंने इस बड़े से क्यूब का एक स्मॉल हिस्सा लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है n विल बी लेस देन 1 हियर। समझ के बात ये वाली? ठीक है? ओके, तो ये n 1 के इक्वल कब होगा? जब मैं n नंबर ऑफ आयंस को टोटल वॉल्यूम यानी कि V से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे मिलेंगे 1 मोल नंबर ऑफ आयंस, है कि नहीं? ठीक है, इसी बात का हम अब आगे यूज करते हैं। ओके, 1 मोल आयंस के थ्रू जो कंडक्टिविटी क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं लैम्डा MC। n मोल आयंस जो प्रेजेंट है 1 cm क्यूब में, उनसे जो कंडक्टिविटी क्रिएट होती है उसे हम कापा कहते हैं। What is kappa? Kappa here is the conductivity of n number of ions present in 1 cm cube box. तो इतने हिस्से में जो कंडक्टिविटी है वो कापा है। तो अगर मुझे पूरे हिस्से की कंडक्टिविटी चाहिए तो मुझे कापा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा V से, क्योंकि ये वॉल्यूम 1 cm क्यूब है, और 1 cm क्यूब को अगर मुझे V cm क्यूब बनाना है, अगर मुझे 1 cm क्यूब को बनाना है V cm क्यूब, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसे V से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अगर 1 cm³ में जो कंडक्टिविटी कापा है उसे मुझे टोटल कंडक्टिविटी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे उसे V से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Now that is the relation between lambda mc and kappa. Clear? Where lambda mc is the molar conductivity, kappa is the specific conductance or conductivity, when V is the volume of container. Clear? Okay, चलिए बच्चे इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं. Okay, V is volume of container जिसमें प्रेजेंट है in which 1 mole ions are present. तो मोलैरिटी हम जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर वो मिलीलीटर्स में है तो यहां पे 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम cm³ में है और मैं ये जानता हूं कि 1 cm³ इक्वल होता है 1 मिलीलीटर के, सो दैट cm³ एंड ml कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 cm³. तो मोलैरिटी हमारे पास बनेगा नंबर ऑफ मोल्स जो कितने हैं 1 है, तो 1 आ जाएगा. वॉल्यूम किसमें है V cm³ में, और यहां पे आ जाएगा 1000. तो V cm³ हमारे पास बन जाएगा 1000 डिवाइड बाय में मोलैरिटी. क्लियर? सभी को बात ये वाली? ओके, तो अब अगर मैं V cm³ को यहां पे पुट करता हूं तो लैम्डा mc बनेगा कापा मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय में मोलैरिटी. क्लियर और नॉट? सभी को बात ये वाली? तो इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे और फिर हम चेक करते हैं कि इसकी यूनिट्स क्या होंगी. तो चलिए बच्चे अब एक बार जरा हम इसकी यूनिट चेक कर लेते हैं. तो यूनिट ऑफ लैम्डा mc तो क्या होंगी, कापा हमारे पास है S cm इनवर्स में 1000 एंड मोलैरिटी. मोलैरिटी किसमें है, ये देखिए मोलैरिटी, ये है मोल्स, ये है cm³, तो मोल बाय cm³. तो m बनेगा हमारे पास मोल पर cm³ में, क्योंकि 1000 यहां मल्टीप्लाई है एंड बिकॉज ऑफ दैट 1000 दैट cm³ विल बिकम लीटर. तो हम इसको भी cm³ में रख रहे हैं और इस कांस्टेंट को सेपरेट रखेंगे. तो लैम्डा mc बनेगा S cm इनवर्स डिवाइड बाय मोल इनटू cm³ and that becomes S cm square per mole. This becomes the unit of lambda mc. तो इससे भी हम जरा नोट कर लेंगे. ओके बच्चे, तो अब मान लेते हैं कि हमें कापा जो है वो SI यूनिट में दिया हुआ है SM इनवर्स में. अगर हमें कापा इसमें दिया हुआ है तो फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आएगा. तो कैसे आएगा जरा चेक कर लेते हैं. अब क्योंकि ये हमें M इनवर्स में दिया है तो हम कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो मीटर³ में ले लेंगे. कंटेनर हमारा एक बहुत बड़ा कंटेनर हो गया, लार्ज कंटेनर वो ये है ना, तो इट इज इन मीटर³. तो मीटर³ को अगर मैं मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करता हूं तो फॉर्मूला किस तरह चेंज होता है वो देखते हैं. मैं ये जानता हूं कि 1 मीटर³ हो जाता है 1000 लीटर के लिए. ठीक है, 1 m³ इज 1000 लीटर. एंड मोलैरिटी हम जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. चलिए बच्चे अब हम ये देखते हैं कि हम अगर हमें वॉल्यूम मीटर³ में दिया हुआ है तो उस मीटर³ को हम लीटर में चेंज कैसे करते हैं, इस पर ध्यान देंगे सर. 1 मीटर³ इज इक्वल टू 1000 लीटर. मतलब जो फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ मीटर³ को लीटर में चेंज करने के लिए वो फैक्टर क्या था, 1000 था. तो अगर मान लीजिए मुझे दिया गया है 2 मीटर³ का वॉल्यूम, तो अगर मुझे 2 मीटर³ को चेंज करना है लीटर में तो इस 2 को मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा.
तभी वो लीटर में चेंज हो जाएगा। एज यू कैन सी हियर 1 मीटर क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाई करके क्या मिला मुझे 1000 लीटर। 2 मीटर क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 2000 लीटर, मतलब यूनिट चेंज हो गई बाय मल्टीप्लाइंग विद दी 1000। उसी तरह अगर मेरे पास 20 मीटर क्यूब है तो लीटर में चेंज कब होगा वो, जब मैं इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बन जाएगा V इंटू 1000 लीटर। मतलब यूनिट चेंज करने के लिए मुझे 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहां पे। समझ गए सब बातें भाई? ओके, उसी तरह मोलैरिटी हमारे पास बनेगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय 1000 इंटू V मीटर क्यूब, क्योंकि 1000 वो फैक्टर है जो मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करेगा। समझ गए सब बातें वाली? वेरी गुड। तो अब अगर मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला या मोलैरिटी की वैल्यू पुट कर देता हूं अपने लैम्डा mc के फॉर्मूले में, तो क्या नया फॉर्मूला क्रिएट होता है वो देखते हैं। नंबर ऑफ मोल को 1 मान लेते हैं, तो 1 डिवाइड बाय 1000 इंटू V मीटर क्यूब, तो V मीटर क्यूब विल बिकम इक्वल टू 1 बाय 1000 इंटू मोलैरिटी। क्लियर टू ऑल? ओके, तो अब इसको मैं जरा यहां लिखता हूं ऊपर की तरफ। सो नाउ दैट विल बिकम लैम्डा mc हमारे पास होता है कापा इंटू वॉल्यूम, बट वॉल्यूम किसके इक्वल है 1 बाय 1000 इंटू मोलैरिटी के, कि कापा जो है ना वो एस एम इनवर्स में है और जो V है वो मीटर क्यूब में है, तो ये बन जाएगा कापा डिवाइड बाय 1000 इंटू मोलैरिटी। तो लैम्डा mc हमारे पास बनेगा कापा 1000 मोलैरिटी। दिस विल बी द फॉर्मूला एंड यूनिट क्या चेंज हो जाएगी, इट विल बिकम एस एम स्क्वायर पर मोल। दैट विल बिकम यूनिट ऑफ लैम्डा mc इन SI टर्म्स। आई थिंक सभी को ये वाला पार्ट तो खास तौर पे क्लियर हुआ होगा। इसको मैं दोबारा बोल देता हूं क्या किया मैंने इसमें, कि अगर मुझे मीटर क्यूब की यूनिट को लीटर में चेंज करना है तो मुझे उस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो लीटर में चेंज होगा। मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू लीटर में चेंज करने के लिए हेल्पफुल है, कि अगर मेरे पास 2 मीटर क्यूब है और 2 मीटर क्यूब को मुझे लीटर में चेंज करना है तो 1000 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो लीटर में चेंज होगा। इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को यहां ऐसे प्रेजेंट किया। आई थिंक अब तो ये सब समझ गए होंगे अच्छे से, है ना? नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो आज का हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इट इज सिमिलर लाइक मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में हमारे पास 1 मोल आयंस थे, इस केस में हमारे पास होंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयंस। तो डिफाइन करते हैं। सो इट इज द कंडक्टेंस created by 1 gram equivalent of ions present in V centimeter cube of conductivity cell in which electrodes are separated by unit distance। अगर वॉल्यूम V cm क्यूब का है तो यूनिट डिस्टेंस क्या होगा 1 cm क्यूब का होगा। तो जैसे हमने किया मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए मेथड, वही मेथड हम इस पे अप्लाई करेंगे। विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, इट विल बिकम वेरी लेंथी। आई विल जस्ट राइट द फॉर्मूला एंड फॉर्मूला बिकम्स लैम्डा EQC इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म हम यूज करते हैं वो कौन सी होती है, नॉर्मेलिटी होती है।
इसलिए हमने यहां पे नॉर्मेलिटी पुट करी। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा? जब कापा की यूनिट हमारे पास होगी SCM इनवर्स में, और अगर हमारे पास कापा की यूनिट होती है SM इनवर्स में, तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे दैट विल बी कापा डिवाइड बाय 1000 इनटू नॉर्मेलिटी। नाउ व्हाट विल बी द यूनिट्स? इस केस के लिए यूनिट होगी SCM स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, और इस केस के लिए यूनिट होंगी SM स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। आई थिंक सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। फॉर्मूला भी, डेफिनेशन भी एंड मेथड भी जो हमने पहले किया था बिल्कुल वैसा ही रहेगा, तो इसे नोट कर लेंगे। तो बच्चे आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन लैम्डा MC एंड लैम्डा EQC। देन हम उसके न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे उसी लेक्चर वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।